हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ और मेरा ताल्लुक जो है नागपुर इंडिया से है। आज की जो गुफ्तगू है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कनाडा में किस तरीके से आया जाए और यहाँ पे जॉब वगैरह किस पेशे में हमको देखना चाहिए, किस तरीके से हमको गाइडेंस मिल सके। तो हमारे साथ आज जो है मेरे बचपन के दोस्त है जिनका नाम है काजी सिवात अली खान। तो ये हमें बताएंगे कि ये इनका यहाँ पे आना किस तरीके से हुआ और ये किस पेशे में काम कर रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि हमारी जो कौम है इंडिया में, उनके लिए यहाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो ठान ले के हमें यहाँ पे आना है, यहाँ इमिग्रेट होना है, तो बहुत से ऐसे ज़रिए हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे अच्छी खासी जॉब कर सकते हो और यहाँ पे कमाई का काफ़ी ज़रिया है। आपको काफ़ी कुछ एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पर, जो आपने वहाँ पढ़ाई करे है जिस हिसाब से इंडिया में सैलरी रहती है वो सफिशिएंट नहीं रहती है। अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे अपने अपने करियर को काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हो। अली भाई से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्वाइन करें। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, बहुत सही जगह। अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपकी आमद की ज़रूरत थी और मैं चाह रहा था काफ़ी दिनों से आपसे मुलाकात करने का, ताकि हमारे जो व्यूअर्स है उनको ये बताया जा सके जो इंडिया में है, कनाडा आने के मुंतजिर है। कई ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से वो स्टेप्स नहीं ले सकते, कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, यहाँ पे आने का सोचते हैं बट उनको रास्ते नहीं मिल सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा इस पर रोशनी डालेंगे तो हमारे व्यूअर्स को इससे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। आपके बारे में बताइए, आपका नाम, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं तो जैसा तुमने बताया कि मैं तो हूँ नागपुर से ही हूँ। हाँ। और मुझे यहाँ पर आकर तकरीबन 15 साल हो चुके हैं और मैं यहाँ पर एज ए इमिग्रेंट ही आया था। इसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल किया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई कि ये अपना वतन है नहीं, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ की लैंग्वेज अलग है, ये है। तो शुरू में थोड़ी मुश्किलात तो सामने सभी इमिग्रेंट्स करते हैं फेस, लेकिन इवेंचुअली अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही तरीके से आपके सही कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हो यहाँ पे आके वक्त ज़ाय किए बिना, तो आप यहाँ पर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। अच्छी जॉब्स है, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ की करेंसी जो है अपने वतन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मानी रखती है। अपना 1 रुपया जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ 10 सेंट्स की वैल्यू रखता है, या फिर यहाँ का $1 अपने इंडिया के तकरीबन अभी 65-70 रुपये की वैल्यू रखते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप सही मेहनत करते हो तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। अब मैं जब यहाँ आया था तो शुरू में मुझे यहाँ पर मतलब छोटी मोटी जॉब तो करनी ही पड़ती है यहाँ पे सेटअप लेने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मुल्क ऐसा है भाई कि यहाँ जब आते हैं आप तो आपके खर्चे यहाँ पे नहीं रुकते। एक चीज़ है कि डिफरेंस इंडिया से और कनाडा में यही है कि यहाँ पे आपको डे 1 से यू हैव टू स्ट्रगल। उसके बाद धीरे धीरे इवेंचुअली चीज़ें सेट होती है अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो मैंने भी यहाँ पे आके शुरू में ऑड जॉब्स करी, छोटे मोटे काम करे, फिर पढ़ाई करी यहाँ पर। फिर मैं फाइनली एविएशन मेंटेनेंस का कोर्स किया मैंने, जो कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में की। वो करने के बाद फिर मैंने अपनी एविएशन इंडस्ट्री में कदम रखा एज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर और अभी भी उसी ओहदे पर हूँ मैं। अच्छा, तो सिबात भाई, अली भाई, हमें ये बताइए आप किस सन में आप यहाँ पे? मैं 2000, जहाँ तक मुझे याद है 2011 था। ओके, और मैं तब से यहीं हूँ। ओके, तो जैसा कि सिबात भाई ने बताया कि 2011 से वो यहाँ पर है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पढ़ाई भी करे हैं। तो सिबात भाई, आपका स्टडी जो हुई है वो आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो? मैं और आप तुम भी जानते हो यूसुफ भाई कि जैसा हम दोनों की जो तालीम है उर्दू इदारे से हुई है जी। हम लोग नागपुर शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारी स्कूल थी अंजुमन हामी इस्लाम जी, उर्दू ज़बान से वहाँ पे तालीम कराई जाती थी। तो एक ये चैलेंज था कि जब हम लोग यहाँ आए तो थोड़ा हम लोगों को हमारे मुल्कों में इंग्लिश का एक्सपोजर नहीं था। लेकिन मेरा तो रिकमेंडेशन ये है कि भाई ये इंटरनेशनली स्पोकन लैंग्वेज है, तो मैं तो बच्चों को बोलूँगा भाई, या जो यहाँ आना चाहते हो, जो वीडियो देखने के बाद, तो थोड़ा इंग्लिश पे वर्क करें। और बहुत बड़ा एडवांटेज है लैंग्वेज का, ये मुल्क छोड़ने के बाद मुझे समझ में आया ये है। अगर कोई उर्दू मीडियम का भी बच्चा है यहाँ पे आ सकता है, पॉसिबल है उसके लिए? बिल्कुल पॉसिबल है। कोई भी ज़बान से पढ़ा हुआ बच्चा, किसी भी तालीमी इदारे से तालीम लिया हुआ बच्चा यहाँ आ सकता है, एज लॉन्ग एज अगर उसमें है कॉन्फिडेंस खुद के अंदर, पोटेंशियल होना चाहिए। पोटेंशियल है। हाँ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और
बस। तो ये पॉसिबल है कि कोई भी उर्दू मीडियम या हिंदी मीडियम का भी बच्चा है, अगर उसको इंग्लिश का उतना वहाँ पे एक्सपोजर नहीं मिला है, अगर वहाँ से इंग्लिश सीख जाए तो यहाँ पे आने के कई रास्ते खुल जाते हैं। बिल्कुल बेहतरीन। तो आप ज़रा अपने प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं थोड़ा डिटेल में कि आप कहाँ जॉब करते हैं एग्जैक्टली? मैं जॉब करता हूँ और वहाँ पे हम लोग जो है पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाते हैं। ओके। उस कंपनी में मैं क्वालिटी इंजीनियर हूँ। एयरक्राफ्ट के असेंबलीज और एयरक्राफ्ट की जो फंक्शनल टेस्ट प्रोसीजर्स रहते हैं उसके इंस्पेक्शंस करता हूँ, मैं सर्टिफाई करता हूँ एयरक्राफ्ट को। ओके। और जी ये मेरा जॉब है अभी करंट। बेहतरीन। तो इसके लिए आपने एयरक्राफ्ट से रिलेटेड पढ़ाई भी करी थी कि आपने कुछ और प्रोफेशन किया था और फिर यहाँ पे इस पेशे में आए थे? इसमें ये है भाई कि इंडिया में इस टाइप के जो कोर्सेज है इसके बारे में स्कूलों में और तालीमी इदारों में बहुत कम एजुकेशन दी जाती है। ओके। जनरली हमारे मुल्कों में तो दो ही पेशों के लिए बच्चों को बोला जाता है, या तो इंजीनियर बनो या तो डॉक्टर बनो। अब थोड़ा बहुत फाइनेंस की तरफ बच्चों को डाला जा रहा है, लेकिन ये फील्ड मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड है। ओके। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वेरएज़ मैं जिस फील्ड में हूँ इस फील्ड में कंपटीशन कम है, रिस्पेक्टेबल जॉब्स है, सैलरी पैसे बहुत अच्छे हैं और आगे फ्यूचर बहुत ग्रीन है। लेकिन अगेन मैं यही बोलूँगा कि हमारे मुल्कों के तालीमी इदारों को ख़ासतौर पर जैसा उर्दू हो गए या रीजनल लैंग्वेज की जो स्कूल्स है वहाँ पर बच्चों को इन कोर्सेज़ के बारे में, स्किल ट्रेड्स के बारे में एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि इन फील्ड में भी बहुत ग्रोथ है। ओके। बेहतरीन। तो आपका ये कहना है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के कोर्सेज यहाँ पे बाकायदा होते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है कि 12th पास बच्चा आ सकता है यहाँ पर, कि उसे ग्रेजुएट करना पड़ेगा तब वो यहाँ पे आ सकता है? देखिए इसमें फ़र्क है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक कोर्स होता है जो कि डिग्री कोर्स है और ये इंजीनियरिंग कहलाती है। ओके। इसके लिए आपको 12th के बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना पड़ता है, वेरेज आपको 11th-12th में आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत अच्छे स्कोर आने पड़ते हैं। और ये टोटली डिफरेंट फील्ड है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ये दो डिफरेंट फील्ड्स है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में आप 12th के बाद डिप्लोमा कोर्स करके भी आप अपनी लाइसेंसिंग कर सकते हो, जिसको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस कहते हैं। तो इस कोर्स के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके 12th और 11th में मैथ्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा नंबर हो, आप कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हम लोग जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर एज का क्राइटेरिया है कि आई थिंक अगर आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्सेज में जाना है तो आपकी एज 30 के अंडर होनी चाहिए। 30 से ऊपर है तो आपको एडमिशन नहीं मिलता। और यहाँ पर एज कुछ क्राइटेरिया? यहाँ कनाडा में एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप 70 साल की एज में रिटायरमेंट के बाद भी ये कोर्स करके आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हो। बताइए। और इसमें कनाडा की सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि यहाँ पे एज का कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप रिटायरमेंट की एज के बाद काम नहीं कर सकते। हमारी खुद की कंपनी में मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल है और वो 1 या 2 साल पहले स्कूल से कोर्स करके हमारी कंपनी ज्वाइन करके बैठे हैं, काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हम सिखाते हैं उनको। तो ये मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती है जो हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं गायब है। बेशक। तो आप बता सकते हैं कि ये कोर्स कितने साल का होता है एग्जैक्टली? डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज से कर रहे हैं, कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से करते हैं। कुछ सेंटर्स ऐसे हैं कनाडा के अंदर में, जैसे एक कॉलेज का मैं पर्टिकुलर नाम लूँगा जिसका नाम है फैनशॉ। ये कॉलेज की मल्टीपल ब्रांचेस है जहाँ तक मेरा ख्याल है, और यहाँ पे ये कोर्स तकरीबन 1 साल का है। और अगर आप बड़े और दूसरे कॉलेजेस में जाते हैं जैसे सेंटेनियल हो गया, सेनेका कॉलेज हो गया, यहाँ जहाँ तक मैं जानता हूँ ये कोर्स 2 साल का है। और ये कोर्स के कंप्लीशन के बाद आपको जॉब असिस्टेंस भी ये कॉलेजेस देते हैं जहाँ पे आपका इन कैंपस इंटरव्यू होता है। तो हाँ, ये कोर्स आप इन कॉलेजेस से तो कर सकते हैं। एक मैंने एल्गोनकिन कॉलेज भी सुना हो जो ऑटवा में है, शायद मैं इतना तो नहीं जानता कि उस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज है, हो सकता है वो लोग भी ऑफर करते होंगे। और कहीं सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो इसकी पढ़ाई कराते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट जो ट्रांसपोर्ट कैनेडा से ऑथराइज्ड है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का जो कोर्स है, ये कोर्स आप कहीं से भी कर रहे हैं कनाडा में, तो सबसे बड़ी शर्त उसकी ये है कि वो कॉलेज आपको चेक करना है कि ट्रांसपोर्ट कनाडा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है या नहीं एविएशन की पढ़ाई कराने के लिए। अगर तो आपका सेंटर वहाँ से अप्रूव नहीं है तो वहाँ का कोर्स करके आपको कभी भी जॉब नहीं लगेगी।
ये बात आपने बहुत अच्छी कही है हमारे व्यूअर्स के लिए कि भाई ट्रांसपोर्ट कनाडा से अप्रूव्ड होना चाहिए वो कॉलेज या वो यूनिवर्सिटी, और मिनिमम 1 ईयर का कोर्स आप कर सकते हो। बेशक। बेहतरीन। तो आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी है, थोड़ा बता सकते हो आप हमारे viewers मेरा तो जो कॉलेज था, मेरा कॉलेज था, वो कॉलेज जो है अभी फिलवक्त जो है वो उन्होंने वो कोर्स अपने उसमें से निकाल दिया। इंटरनेशनल ओके। करियर स्कूल था, उनके पास ये कोर्स हुआ करता था को? और वो ट्रांसपोर्ट कनाडा अप्रूव कोर्स था, लेकिन अभी किसी मसलहत के तहत जो है वो ट्रांसपोर्ट कनाडा और उनके बीच में शायद वो कोर्स को चेंज करने की प्रोसेस चल रही है, तो अभी वहाँ पे इस कोर्स के लिए कोई एडमिशन्स नहीं है। ओके। लेकिन अलावा इसके ऐसे और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं तो जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। मेरी पढ़ाई इंटरनेशनल करियर स्कूल से हुई है, जहाँ पे मैंने ये सर्टिफिकेशन किया था। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। तो सिवात भाई, अब आपकी बातों से हमें ये पता चला है कि ये फील्ड में बहुत एक्सपोजर है, और आपको 12th पास भी आप अगर है, अच्छे परसेंटेज है, या मिडिल आपका नाम एवरेज भी अगर है 60 के करीब, तो आप यहाँ पर आ सकते हो और ये सब कोर्सेज करके आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में आप एडमिशन ले सकते हो। तो सैलरी पर्सपेक्टिव कैसे आपसे बता सकते हैं कि मतलब सैलरी कितनी क्या रहती है पेशे में सैलरी? सैलरी पर्सपेक्टिव जो है इसका ऐसा है कि अगर आप कोर्स करते हैं, आपके स्कोर्स अच्छे आते हैं, तो यहाँ पे कॉलेज जो है कोर्स आपका फिनिश होते वक्त आपको 2 ऑप्शन देता है। या तो जो है आप डायरेक्ट कैंपस रिक्रूटमेंट में अगर आप इंटरव्यू क्रैक करते हो तो आपको मिनिमम जहाँ तक मैं जानता हूँ आज की तारीख में कनाडा में कम से कम बिटवीन $35 to $40 पर आवर आपको एज ए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर पेमेंट मिलती है। और जब आप धीरे धीरे एक्सेल करते हो और एडिशन अपने कोर्सेज में डालते हो, सर्टिफिकेशन करते हो, तो आप एनीवेयर बिटवीन आप 60-70 तक भी जा सकते हो डॉलर्स पर आवर। और अगर आप लाइसेंस ले लेते हो, इस लाइसेंस को कहते हैं AME M2, ठीक है। इस कैटेगरी का लाइसेंस अगर आप लेते हो तो फिर आपकी सैलरी अप टू $80 पर आवर तक भी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा मुनासिब तनख्वाह है। इसमें आप काफ़ी अच्छी तनख्वाह के अलावा एक अच्छी लाइफस्टाइल भी यहाँ पर अपनी कैरी ऑन कर सकते हो, अच्छी गाड़ी लेना, बैक होम में फैमिली को आप बेहतरीन सपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये फ़ायदा तो इस फील्ड का है। लेकिन अगेन मतलब इसमें मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगा कि ये फील्ड जो है ये एरोस्पेस साइंस से रिलेटेड है। इसके अंदर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बहुत ही मतलब ऐसी कोई चीज़ है कि हम कोई सर्टेन टाइप ऑफ व्हीकल बना रहे हैं, ये बिल्कुल अलग दुनिया है। इस कोर्स में जब आप आते हैं तो इस कोर्स में आपका ये फोकस होना चाहिए कि मैं जो चीज़ बना रहा हूँ ये हवा में उड़ेगी, और हवा में अकेले नहीं उड़ेगी, आपकी और मेरी जैसी कई सारी लाइफ उसमें ट्रैवल करेंगी। आपका एक गलत काम कई लोगों की जान ले सकती है, कहीं लोगों की जान ले सकती है। अगर आप देखते होंगे आजकल यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स है जो एयरक्राफ्ट के इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके पूरी डॉक्यूमेंट्री अपलोड करते हैं, तो उसमें ह्यूमन एरर ही आखिर में पता चलता है कि फला असेंबली गलत लगा दी गई थी, टेक्नीशियन का ध्यान कहीं और था, या टेक्नीशियन कैपेबल नहीं था। तो ये चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस फील्ड में आए, इसमें बहुत तरक्की है। और कनाडा में तकरीबन इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तकरीबन 26,000 एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस का शॉर्टेज है कनाडा में। तो अगर हमारे मुल्कों के बच्चे चाहें, हमारे मुल्कों में ऐसे इंस्टीट्यूट है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में नॉन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कुछ 2 या 4 लाख रुपए फीस है इंडियन करेंसी में। बच्चे वहाँ से पढ़ लें, उनको कोर्स के दौरान ही जॉब मिल जाएगी। चाहे तो कनाडा भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बेहतरीन। तो हमें इस प्रोफेशन के बारे में काफ़ी डिटेल दी है सिवात भाई ने, और जो है हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। इन्होंने कहा है कि एक उर्दू मीडियम का बच्चा भी यहाँ पे आके इंग्लिश, अगर उसने थोड़ी बहुत वहाँ पे क्लासेस ली है तो यहाँ पे आके इंग्लिश में कोर्स कर सकता है, और ख़ास तौर पे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर या एरोस्पेस इंजीनियर बन सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी एक्सपोजर है सैलरी के लिहाज से भी, और करियर लेडर भी आपने बताया है कि आपको काफ़ी मतलब तरक्की मिल सकती है उस चीज़ में। तो हमारे व्यूवर्स के लिए और एक चीज़ बताइए, और कोई दूसरा तरीका है यहाँ पे एज अ स्टूडेंट उसे आना चाहिए कि एज अ PR यहाँ पे आना चाहिए उसे? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एज ए स्टूडेंट डिपेंड करता है आपकी माली इस्तेताअत या आपकी फाइनेंशियल स्टेटस जो इंडिया में है। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप एज ए स्टूडेंट यहाँ आना चाहें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आते हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर वेरस अगर आप उसको कंपेयर करें कैनेडियन सिटीज़न का, वही कोर्स का फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आप कैनेडियन सिटीज़न हैं तो वो कोर्स आपको, जहाँ तक मेरा ख्याल है, $4,000 $5,000 में
मिल जाता है, जो कि इंडियन करेंसी में 2 से 3 लाख रुपए होता है। हम्म, वेरएज़ आप जब एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे एंट्री करते हो उसी कोर्स में, तो आपकी फ़ीस बढ़कर तकरीबन 15 से 18 लाख रुपए हो जाती है पर ईयर। पर ईयर, ओके। या जहाँ तक मेरा ख्याल है ये पूरे कंप्लीट कोर्स का ही फ़ी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ। ओके। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ फ़ी स्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टूडेंट और कैनेडियन लोकल स्टूडेंट के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क रखता है। लेकिन अगेन कोर्स करने के बाद आपको तनख्वाह भी उतनी ही मिलेगी जितनी यहाँ के लोकल कैनेडियन सिटीजन को मिलती है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए, अगर आप अफोर्डेबिलिटी आपकी है बैक होम में, बिलाशुबा कोशिश कीजिए। पीआर पे आना तो वेल एंड गुड है। पीआर पे आने के बाद आपके लिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ही नहीं, काफ़ी सारी फील्ड्स जो है वो ओपन हो जाती है। फार्मास्यूटिकल्स है, एचआर है, फाइनेंस है, आईटी है, एविएशन है, बहुत फील्ड, बिजनेस कर सकते हैं आप यहाँ पे आके। अच्छा, पीआर का क्राइटेरिया अगेन आपको तो पता है, इंग्लिश के एग्ज़ाम या तो फ्रेंच के एग्ज़ाम दो। तो ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं भाई। नहीं, ये काफ़ी डिटेल में आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आपने एज ए स्टूडेंट, अगर लोगों की इस्तिताअत है, माली इस्तिताअत है, तो वो बेशक यहाँ पे आ सकते हैं। अगर जिसकी माली इस्तिताअत नहीं है तो वो पीआर की तैयारी करे। उसके लिए भी 2 रास्ते हैं, है ना। एज ए इंग्लिश टेस्ट आपको देना पड़ेगा, आइल्स, या तो फिर आपको फ्रेंच का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा घर से फ्रेंच सीखना चाहता है तो वो बैक होम आप फ्रेंच सीख लीजिए, पीआर की तैयारी करिए। पीआर की एक बार आपको पीआर मिल गया तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और ये फील्ड को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें जान के। मुझे इस चीज़ की इल्म नहीं था, आपने जो रोशनी डाली है इस चीज़ पर, हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली इस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि इसके बाद और हमारी वीडियो ट्यूटोरियल बने इस चीज़ पर, और ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन फराहम की जाए कि भाई कनाडा में काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटी है जिसको आप लेके अपना करियर यहाँ पे बना सकते हैं। तो आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे सिबात भाई? और एड ऑन के लिए तो यही है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सीरियस है ख़ास तौर पे मेरी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए, तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें। ये एवरग्रीन इंडस्ट्री है। ट्रैवलिंग तो आप लोगों को पता है कभी रुकने नहीं वाली, और एयर ट्रैवल किसी ज़माने में ख्वाब हुआ करता था, अब नेसेसिटी बन चुकी है, ज़रूरत। तो एयर ट्रैवल जितना ज़्यादा कर रहे हैं उतने ज़्यादा जहाज़, उतना ज़्यादा काम और उतनी अच्छी ज़िंदगी ये फील्ड के लिए। और अलावा इसके अगर आप स्विच करना चाह रहे हो अपना करियर या किसी बैरूनी मुल्क में जाके सेटल होना चाह रहे हैं, तो कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आप यहाँ आ सकते हैं। इमिग्रेशन के लिए आप ट्राई करें, अपनी इंफॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करें कि किस तरीके से आपको इमिग्रेशन मिलेगा। यूसुफ भाई है, ये आपको गाइड कर सकते हैं, आप इनकी हेल्प ले सकते हो। फ्रेंच लैंग्वेज ये भी बहुत अच्छी जानते हैं, तो आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं फ्रेंच सीखने के लिए, या किस तरीके से गाइडेंस आपको वो है। और इस तरीके से आप चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। देखिए, सोचने से चीज़ें नहीं बदलती, सोचने के अलावा अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप मूव करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप अपनी प्रिपरेशन करें और मूव हो जाए। सोचकर वक्त जो है वो साल निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, और फिर हम वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू मूव। आप अगर कनाडा आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर मुमकिन हुआ तो आप लोगों से मुलाकात भी होगी आप में से जो आएगा यहाँ, और देन इट्स गुड। मतलब अच्छी चीज़ है, आप ग्रो करोगे, हमको भी खुशी होगी देखकर। और और भी मतलब अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार या जो भी अहबाब है, आप उनको भी गाइड कर सकते हो जिस तरीके से हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ एक साइकिल है जो चलती रहनी चाहिए। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलनी चाहिए, यूसुफ भाई और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, लाइफ ऐसी होती है। तो अली भाई से ये सब चीज़ों पे बात करके मुझे तो बहुत खुशी हुई है। मुझे काफ़ी कुछ इल्म एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के हिसाब से भी मेरे इल्म में बढ़ोतरी हुई है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ अली भाई, आपको याद होगा जब हम पढ़ा करते थे अंजुमन स्कूल में, हमें ये सब एक्सपोजर ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप जो है यहाँ पे आके आपने अपना करियर बनाए। मैंने भी काफ़ी कुछ मेहनत करके इंडिया से यहाँ पे आया। मैंने इंडिया में फ्रेंच सीखा, वहाँ से एग्ज़ाम वगैरह फिर दे के फिर यहाँ पे आया, और यहाँ पे मुझे पीआर मिला। आपको मैं बता दूं, सिबात भाई हमारे यहाँ पे 15 साल से है माशाल्लाह, कैनेडियन सिटीजन है यहाँ पर। सोचिए, एक उर्दू मीडियम का बच्चा पढ़ाई करके इतने बड़े मुकाम पे, इतनी बड़ी कंपनी के लिए काम कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते?
इन्होंने कोशिश करे, ये यहाँ पर आए, अपना करियर बनाए और आज इतने बड़े ओहदे पे पहुंच गए माशाल्लाह। आप भी वो चीज़ कर सकते हैं। आप लोग हमें कमेंट में अपनी राय दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक करें। बिल्कुल, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।